आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले। पहला क्वेश्चन है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका यूनिट होता है? तो टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, जिसको हम लोग बी से भी डिनोट करते हैं। बी बराबर होता है फाई बाई ए, यानी बेवर फ्लक्स का और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो बेवर पर मीटर स्क्वायर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए परमिएबल सबस्टांस इज वन। परमिएबल कहने का मतलब होता है, जैसे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट में आइए, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे रिलक्टेंस होता है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में। जैसे यहाँ पे कंडक्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है। क्या होता है? परमियंस। तो ऑब्जेक्टिव क्या पूछ रहा है? ए परमिएबल सबस्टांस इज वन विच इज ए गुड कंडक्टर हो सकता है। विच इज ए बैड कंडक्टर, बिल्कुल ये भी हो सकता है। विच इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये भी हो सकता है। थ्रू विच द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन बी पास वेरी इजली। अब बताइए इस ऑब्जेक्टिव में आपको सुटेबल कौन सा दिख रहा है? जैसे हम लोग कंडक्टेंस जिस मटेरियल का ज़्यादा होता था, उसमें करंट का वैल्यू क्या होता था? आसानी से पास करता था। ठीक बात है। किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो बताइए, तो करंट का सिमिलर कौन है? फ्लक्स है। तो इसमें फ्लक्स क्या होगा? आसानी से पास करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक बात है, यानी 2 का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? डी। अगला क्वेश्चन है 3 में, द मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी और सुटेबल फॉर मेकिंग। जिसका रिटेंटिविटी का वैल्यू क्या है? लो है। अब ये बात है कि रिटेंटिविटी क्या होता है? तो रिटेंटिविटी बोला जाता है कि वैसा कैपेसिटी जिसके वजह से रिसिड्यूअल मैग्नेटिज्म क्या हो? बचा हुआ रह जाता है। कोई मटेरियल में पहले हम मैग्नेट बनाते हैं और फिर कोई मटेरियल मैग्नेट कब बनता है? मान लीजिए अब ये लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई लोहे का टुकड़ा है। ठीक है, अब ये मैग्नेट कैसे काम करने लगेगा? जब इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो ये इसमें से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है? बचा हुआ रहता है। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और जिस कैपेसिटी की वजह से बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो अब पूछ रहा है वीक मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, किस मैग्नेट को बनाने के लिए ये बेहतर होगा? तो बताइए, तो हमको ऐसा मैग्नेट चाहिए, ऐसा कैपेसिटी यहाँ पे बोल रहा है कि लो रिटेंटिविटी है। तो जिसका रिटेंटिविटी लो है, यानी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सेव करके नहीं रखेगा। यानी टेम्पोररी मैग्नेट में रिटेंटिविटी का कैपेसिटी क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं 4 में। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अराउंड करता है? देखिएगा जरा, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, मूविंग चार्ज। हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ते हैं जब चार्ज क्या होता है? स्टैटिक कंडीशन में होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है? जब वही चार्ज क्या करने लगता है? मूवमेंट करने लगता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ए मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट नहीं करता है? निकेल को अट्रैक्ट करता है, हम लोग जानते हैं। कॉपर को अट्रैक्ट करता है, निकेल, आयरन और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करता है। कॉपर को करता है लेकिन बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट करता है। एक्चुअल में जो कॉपर है वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक बात है ना? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी मैग्नेट कॉपर को अट्रैक्ट नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है एल्युमिनियम एंड प्लेटिनम आर मटेरियल। एल्युमिनियम और प्लेटिनम किस प्रकार के मटेरियल है? तो एल्युमिनियम और प्लेटिनम मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, इसको ये सब याद रखने वाला है। मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो उसी कैटेगरी में से ये सब याद करने वाला टर्म है कि कौन सा मटेरियल किस प्रकार का मटेरियल है। ठीक है, फेराइट और मटेरियल। फेराइट किस प्रकार का मटेरियल है? तो फेराइट एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेराइट जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, एयर गैप। क्वेश्चन नंबर 8 है एयर गैप हैज रिलक्टेंस एज कंपेयर टू आयरन और स्टील पाथ। एयर गैप के पास हम लोग जानते हैं कि जो एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 होता है और आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी म्यू आर का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है और म्यू आर का वैल्यू आयरन के लिए 1 से बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे बात को? म्यू आर का वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होता है, यानी एयर गैप के कंपेयर में रिलक्टेंस का वैल्यू एज कंपेयर टू आयरन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। किधर गया? हाँ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे रिलक्टेंस पूछ रहा है और म्यू आर रिलक्टेंस बराबर होता है 1/μ0 इंटू म्यू आर। ठीक बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज। मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल? बिल्कुल नहीं। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल? बिल्कुल सही। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन है? देखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी बिल्कुल नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ध्यान रखिएगा, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक पोटेंशियल है, यानी ए सी डी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और बी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए द टू कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैरी इक्वल करंट आई इन अपोजिट डायरेक्शन, द फोर्स ऑन इच कंडक्टर इज। आप याद रख लीजिए इस चीज़ को, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है। एक्चुअली फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IBL। ठीक बात है, IBL। तो अगर यहाँ पे 2 कंडक्टर हैं तो बोलिएगा यहाँ पे कैसे फोर्स लाएगा? तो अगर इस कंडक्टर में हम I मानते हैं तो इस कंडक्टर वाला मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो इस वाले करंट को I माने तो इस वाले के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर इस वाले करंट को I2 मान ले तो इस वाला का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रखिएगा तो इसका जो फोर्स का फार्मूला होता है 2 कंडक्टर F बराबर फार्मूला हो जाता है I1 I2 L / 2πD। क्या होता है? 2πD, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक बात है, कुछ छूट रहा है शायद, 2πμD इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बोल रहा है टू कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैरी करंट I। दोनों में करंट का वैल्यू क्या है? I है। तो बताइए यहाँ पे I1 I2 होता है तो I1 I2 का क्या हो जाएगा? दोनों I है तो I का स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। चूंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स जो लाएगा वो रिपल्सिव फोर्स लाएगा। किस प्रकार का फोर्स लाएगा? रिपल्सिव फोर्स। इसको आप याद रख सकते हैं, अगर करंट का डायरेक्शन दोनों में अपोजिट है तो दोनों का रिपल्सिव फोर्स लाएगा, अगर सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्टिव फोर्स लाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 में आते हैं ए मटेरियल विच इज स्लाइटली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड इज नोन है। मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है, हम लोग जानते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का डायामैग्नेटिक यानी बी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए व्हेन एन आयरन पीस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में आयरन पीस को प्लेस्ड करते हैं तो क्या होता है? देखिए क्या होता है, ऑप्शन पढ़िए इसमें। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल वेंट अवे फ्रॉम दियर यूजुअल पाथ। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था। ठीक बात है, ऐसे। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कोई आयरन पीस रख दीजिएगा, कलर हम चेंज कर दे रहे हैं इसका। देखिए यहाँ पे आप आयरन पीस रख दीजिएगा तो होगा ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहे थे, क्योंकि इस आयरन का परमियंस का वैल्यू ज़्यादा होता है, या बोल सकते हैं परमिएबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए जो फ्लक्स ऐसे पास हो रहे थे वो अब इससे होकर के जाएगा। समझ रहे बात को? इस प्रकार से फ्लक्स अब पास करेगा यहाँ से। ठीक है,
यानी जो फ्लक्स अब पहले ऐसे जा रहा था अब वो ऐसे पास होगा और फिर से वो आगे फैल जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन है द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी वेंट अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ। अवे हो रहा था, दूर जा रहा था, नहीं नज़दीक आ रहा था यूजुअल पाथ से। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स विल बेंट अवे फ्रॉम देयर यूजुअल पाथ इन ऑर्डर टू पास थ्रू द पीस। तो यानी क्या आंसर हो जाएगा इसका, उस पीस से पास होने के लिए वो क्या आ जाएगा, अपना रास्ता से चेंज हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। यानी अपना रास्ता को चेंज करके वो किसके थ्रू पास होने लगेगा, पास थ्रू द पीस, आयरन पीस के। क्यों, क्योंकि आयरन का परमिएबिलिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एयर। ठीक बात है। तो अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आर यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको याद रख लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल होता है, फ्लेमिंग का दो नियम होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक बात है। तो याद रखने के लिए हमने आपको बताया था, जब हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तो बताए थे हमने आपको कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है, लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल याद कीजिए, जब जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर को स्टार्ट हम लोग किसके द्वारा करते हैं, राइट हैंड के द्वारा करते हैं, राइट हैंड के द्वारा जनरेटर को। और जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होता है, जनरेटर में प्रोड्यूस होता है टॉर्क, समझ रहे हैं, जनरेटर में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोड्यूस करना है वहाँ पे आपको क्या कौन सा यूज होगा, राइट हैंड रूल। और मोटर में क्या होता है, मोटर में टॉर्क जनरेट होता है तभी तो वो घूमता है, वहाँ पे कौन सा यूज होगा, लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। तो अब ऑप्शन वाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड, किसको फाइंड करने के लिए, तो टॉर्क को फाइंड करने के लिए। और टॉर्क की वजह से मोटर क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिल्कुल, फोर्स की वजह से ही तो क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी में, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको क्या करता है, वो बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स। पहले समझिए, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं एम से और मैग्नेटाइजेशन फोर्स को डिनोट करते हैं एच से। तो होता यह है, एम जो प्रोपोर्शन होता है वो एच के प्रोपोर्शन होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक टर्म आता है एक्स एच, इसका नाम होता है ससेप्टिबिलिटी। तो इसका और इसका रेशियो का क्या हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी के बराबर हो जाएगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 बोलता है मैग्नेटाइजिंग स्टील इज नॉर्मल्स डिफिकल्ट। समझने का मतलब, कहने का मतलब यह है कि इसमें कौन सा डिफिकल्ट है स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए। देखिए तो स्टील इट कोराइड्स इजिली, स्टील इजिली कोराइड हो जाता है, जंग उसमें आसानी से लग जाता है, नहीं। लोहा और स्टील में डिफरेंट होता है, बात समझिए। तो ये वाला नहीं होगा। इट हैज हाई परमिएबिलिटी, बिल्कुल सही, ये भी सही होगा। यानी यहाँ पे डिफिकल्ट पूछ रहा है, ये डिफिकल्ट नहीं है। हाई परमिएबिलिटी होना कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई लेना देना नहीं है, यानी इट्स है लो परमिएबिलिटी। हम लोग जानते हैं कि स्टील का जो परमिएबिलिटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। 16 का डी। 17 में आइए, द लेफ्ट हैंड रूल को रिलेट, लेफ्ट हैंड रूल अभी हमने बताया था, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है, तो फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग देते क्या है इनपुट के रूप में, तो करंट देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, समझ रहे बात को। तो फोर्स जनरेट होता है। तो करंट को डिनोट कौन करता है, करंट को डिनोट करता है, 3 फिंगर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो जो थंब होता है वो फोर्स की वैल्यू को बताता है, लेकिन ये आउटपुट हुआ। इनपुट के रूप में जो 4 फिंगर होता है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड को। करंट जो होता है, मिडिल फिंगर जो होता है वो करंट के डायरेक्शन को बताता है, ठीक बात है। और रिजल्टेंट क्या होता है, फोर्स, तो थंब बताता है। अब इसमें रिलेट कीजिए, तो करंट, ऑप्शन देखिए, करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों तो सेम ही बात हो गया, करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों सेम ही बात है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी नहीं होगा। सेल्फ इंडक्शन की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, परमिएबिलिटी नहीं पूछ रहा है, रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी का कोई भी यूनिट ना होता है और ना ही कोई डायमेंशन होता है, ठीक बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 19 का देखिए, एक कंडक्टर हैज लेंथ एल, एक कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल है।
एक कंडक्टर का लेंथ कितना L है, हैज़ करंट I पासिंग थ्रू इट, इसके में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। व्हेन इट प्लेस्ड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड देन, ध्यान से देखिए यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। फोर्स तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है वो कंडक्टर को, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पैरेलल, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक बात है। और इसमें जो हम कंडक्टर रख दें, कंडक्टर को रख दिए ऐसे, कंडक्टर को कैसे रख रहे हैं, इस प्रकार से रख दे रहे हैं, तो इसमें कोई फोर्स लाएगा, नहीं लाएगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल हो गया इसके मैग्नेटिक फील्ड के, लेंथ इसका क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एक्चुअल में लेंथ नहीं बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्या हो गया उसका, पैरेलल हो गया। फोर्स कब लगता है, जब इसको हम इस प्रकार से रखते हैं तब फोर्स का वैल्यू लगता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि फोर्स का वैल्यू कितना होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, तो कंडक्टर के द्वारा कितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, 0। तो 19 का आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। 20 बोल रहा है द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अभी हम बताए थे कि जब दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर होता है तो यहाँ पे एफ बराबर हम फार्मूला बताए थे I1 I2 L, और म्यू ऊपर ही होता है, और 2 पाई डी दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ करंट इन टू कंडक्टर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो टू कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली होता है। रेडियस ऑफ कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल नहीं, रेडियस ऑफ कंडक्टर कोई लेना देना नहीं है। करंट इन कंडक्टर, वन कंडक्टर, इसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली होता है। तो इनवर्सली किसके होता है, तो उसके डिस्टेंस के बीच के, दोनों कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। 20 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। द मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव, बोल रहा है कि रैपिड रिवर्सल मतलब ये कि कोई ऐसा मटेरियल जिसमें रिवर्सल हो जाए, रिवर्सल मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दे रहे हैं, जब आप लोग BH कर्व पढ़े होंगे तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, BH कर्व बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रैपिड रिवर्सल हो जाए। तो रैपिड रिवर्सल कैसे होगा जरा बताइए। तो रैपिड रिवर्सल तब होगा जब इसका मैग्नेटिक फील्ड BH कर्व का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ऑप्शन देखिए इसमें, लार्ज एरिया ऑफ BH कर्व, अगर लार्ज एरिया होगा तो जल्दी से खत्म होगा, उसमें नहीं होगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। हाई परमिएबिलिटी एंड लो हिस्ट्रेसिस लॉस, सुनिए, परमिएबिलिटी का वैल्यू हाई होगा तो क्या होगा, परमिएबिलिटी का वैल्यू हाई होगा तो ज़्यादा उसमें स्टोर करेगा। हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होंगे, कम होंगे। हिस्ट्रेसिस लॉस बिल्कुल उसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन हाई परमिएबिलिटी होगा तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा लिंक करेंगे। सी ऑप्शन में देख लीजिए, हाई कोएर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी। सुनिए बात जरा, कोएर्सिविटी किसको बोलते हैं, कोएर्सिविटी बोलते हैं कि हाई चाहिए उसको कोएर्सिविटी। कोई मटेरियल का कोएर्सिविटी होता है कि जितना इसको रिसिडिवल मैग्नेटिज्म को हटाने के लिए एक्सटर्नल जो हम लोग फील्ड देते हैं उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। यानी कोएर्सिविटी हाई होगा, इसका मतलब क्या कि इसका जो BH का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्रेसिस लॉस क्या होने चाहिए, उसमें से लो होने चाहिए, ठीक बात है। यहाँ पर भी हाई कोएर्सिविटी था डी में, तो ये भी नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। इनमें से कौन सा मटेरियल परमानेंटली मैग्नेटिज्म को नहीं रख पाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है वो आसानी से मैग्नेटिज्म को लॉस भी कर देता है। तो सॉफ्ट आयरन आसानी से मैग्नेटिज्म को गेन करता है तो आसानी से लॉस भी कर देगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील और हार्डेंड स्टील आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता है, तो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होता है तो आसानी से हटता भी नहीं है। यानी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हार्डेंड स्टील और स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 22 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ परम एलॉय, मतलब कि परम एलॉय एक एलॉय है, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल मिला होता है, तो सबसे ज़्यादा ये याद रखने वाली बात है, सबसे ज़्यादा इसमें कंस्टिट्यूएंट होता है निकेल का। किसका, 23 का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 23 के बाद आइए 24 में क्वेश्चन है, द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज नोट, द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज नोट मेड इन, यानी परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज
मैग्नेट इज नॉट मेड इन, यानी परमानेंट मैग्नेट का यूज हम लोग किसको बनाने में नहीं करते हैं, तो मैग्नेटिज का, एनर्जी मीटर का, लाउड स्पीकर का, ट्रांसफार्मर का। अब ये मैग्नेटिज क्या होता है, मैग्नेट होता तो ठीक बात है, मैग्नेटिज छोड़िए, एनर्जी मीटर में हम लोग जानते हैं परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है, लाउड स्पीकर में भी होता है, ट्रांसफार्मर में ना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 22 का सी। 24 का सी। 25 में देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव रिलेटिव परमिएबिलिटी, हम लोग जानते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का भी म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और डायामैग्नेटिक का जो होता है वो 1 से कम होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक का, तो स्लाइटली मोर देन यूनिटी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में आइए, डी गॉसिंग इज प्रोसेस ऑफ, डी गॉसिंग इज प्रोसेस ऑफ, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, उसको पहले मैग्नेटाइज कर दिया, अब उससे हटाना है मैग्नेटिज्म को प्रॉपर्टी को, तो हटाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीगॉजिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस 26 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 में आइए, सबस्टांस विच हैव परमिएबिलिटी लेस देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आर नोन एज, ऐसे समझिए आप, एयर का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है 1 होता है, अब इससे कम होगा तो 0.009 हो सकता है, समझ रहे बात को, 0.09 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, तो जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम है 0.9, तो उसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 28 में आइए, टू आइडेंटिफाई लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर in volume vacuum separated by 1 meter between center when a current of 1 ampere flow through each conductor produce an each other a force। सुनिए क्या बोल रहा है, एक दो कंडक्टर है जिसमें करंट का वैल्यू आई फ्लो हो रहा है, और करंट का वैल्यू है कितना, ओ आई, और लेंथ कितना दिया हुआ है 1 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर दिया हुआ है, और करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 एम्पियर इसमें भी और 1 एम्पियर इसमें भी। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा, फोर्स बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, म्यू नोट, चूंकि एयर है तो म्यू नोट I1 I2 L बाई 2 पाई डी, सारा का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना 1 दिया हुआ है, I1 I2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, म्यू नोट का वैल्यू जानते हैं, एल का वैल्यू ना दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन में दिया पर मीटर, यानी लेंथ का वैल्यू कितना ले लेना है 1, इसमें रख देना है, तो जो भी आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक बात है, तो अगला क्वेश्चन है 29 में, इन द लेफ्ट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट, अभी तुरंत बताए थे, लेफ्ट हैंड रूल में 4 फिंगर किसको, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये सारा याद करने का चीज़ है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन होता है, जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो किसका ज़्यादा होता है, निकल का ज़्यादा होता है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फेराइट आर द सब ग्रुप ऑफ, फेराइट भी किसका सब ग्रुप है, तो फेरोमैग्नेटिक का, देखिए यहाँ पे 4, नॉन मैग्नेटिक का नहीं होगा, फेरो का बिल्कुल होगा, पैरामैग्नेटिक का नहीं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल अलग होते हैं, तो इसको आप सेम ना समझिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 31 का बी। 32 का देखिए, गिलीवाट इज द यूनिट ऑफ, गिलीवाट एक किसका यूनिट है, तो गिलीवाट यूनिट होता है एमएमएफ का, याद रखिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज होता है ईएमएफ होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एक यूनिट गिलीवाट भी होता है। ठीक बात है, अगला क्वेश्चन आइए 33 में, द वर्किंग ऑफ ए मीटर इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन ऑर्डर टू, क्या बोल रहा है, वर्किंग ऑफ ए मीटर इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन ऑर्डर टू, परमानेंट मैग्नेट पे बेस्ड होता है किसी मटेरियल का मीटर का वर्किंग, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, किसका परमानेंट मैग्नेट पे बेस्ड होता है, ऑप्शन है प्रोटेक्ट द मीटर फंक्शनिंग फ्रॉम अ स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक मटेरियल परमानेंट मैग्नेट पे वर्क कर रहा है, अब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हमको क्या करना है, बचाना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग सील्डिंग यूज करते हैं, लेकिन किसका सील्डिंग यूज करते हैं यही समझना है यहाँ पे, हम लोग सॉफ्ट आयरन का सील्डिंग यूज कर लेते हैं, ताकि सॉफ्ट आयरन से वो फ्लक्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो पास हो जाए और मटेरियल मेरा डिफ्लेक्ट नहीं हो, मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं हो। मान लीजिए कोई मटेरियल है ये और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज हो रहा है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आकर के इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग एक क्या सॉफ्ट आयरन का क्या उसको बोलते हैं सील्ड यूज कर लेंगे, तो जो मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड आएगा वो इस तरीके से होकर के पास हो जाएगा। ठीक बात है, तो बच जाएगा इक्विपमेंट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ परमिएबिलिटी। तो जिस प्रकार से रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, उसी प्रकार से यहाँ पे परमिएबिलिटी का उल्टा होता है रिलेक्टिविटी। क्या होता है? रिलेक्टिविटी। तो देखिए तो कहाँ ऑप्शन है रिलेक्टिविटी, क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में आइए, द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन यूनिटी इन इज केस ऑफ। रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू एक से कम किसके लिए होता है? तो अभी तुरंत आया था डायमैग्नेटिक के लिए। ठीक है, उसके बाद 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फर्स्ट क्वेश्चन था, वहीं पे बताया गया था, क्या था? टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में आइए, द मैग्नेटिज्म लेफ्ट इन आयरन आफ्टर एक्साइटिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड इज नोन एज। जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, उसके बाद भी कुछ मैग्नेटिज्म बच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? 37 का हो जाएगा बी। ठीक है, 38 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ फ्लक्स। कौन सा यूनिट फ्लक्स का नहीं है? तो फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता। टेस्ला क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी का होता है। मैक्सवेल होता है, वेबर होता है, ये फ्लक्स का यूनिट होता है, लेकिन टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द मैक्सिमम परमिएबिलिटी। किसका मैक्सिमम परमिएबिलिटी होता है? तो इसको याद रख लीजिए आप, मैक्सिमम जो परमिएबिलिटी होता है वो होता है इबोनाइट का। इबोनाइट क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है जिसका परमिएबिलिटी का वैल्यू क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर कहाँ है? सी में। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में है, हाउ मच विल बी फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला यूनिट फॉर फ्लक्स ऑफ 45 माइक्रो वेबर थ्रू इतना मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं, आपको टेस्ला का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर का वैल्यू दिया हुआ है 45 और एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे तो आंसर जो भी होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बाकी को ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सारे लगभग सिमिलर ही होते हैं। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हमने इस वीडियो में इतना ही रहने दिया। आगे भी इसका वीडियो आगे बना दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए और सभी लोग के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।